नमस्कार, आप देख रहे हैं एजेंडा विद मीनाक्षी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बन गई। जनता ने अपना जनादेश दे दिया। 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। पश्चिम बंगाल को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिल जाएगा। कार्यकर्ताओं का जोश और उल्लास सब कुछ अपनी जगह। लेकिन बंगाल में सत्ता का परिवर्तन तो हो गया, पर वहां की मानसिकता का परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। बदलाव तो हो रहा है, लेकिन बदला दिखाई दे रहा है, और यह बदला बीजेपी की तरफ से नहीं है। जिस तरह से राजनीतिक हत्या हो रही है, जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनके पीए का मर्डर किया गया, सोची समझी रणनीति के तहत उनकी हत्या की गई, उसके बाद एक सवाल पैदा हो रहा है कि क्या पश्चिम बंगाल में बिना बदले के बदलाव संभव है? क्या बदलाव को याचना समझ लिया है? और ये मैं इसलिए कह रही हूं कि जिस तरीके से राजनीतिक हिंसाओं की खबर आ रही है, ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। 2021 के बाद भी जब नतीजे आए थे और बीजेपी की सरकार नहीं बन पाई, टीएमसी वहां पर मेजॉरिटी में आ गई, उस वक्त भी हिंसाएं हुई थी। बोलपुर की उस हिंसा को कौन भूल सकता है, जब पूरे के पूरे गांव में महिलाओं के साथ बलात्कार की खबर आई। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर्स थे। किस तरीके से बीजेपी के वोटर को उनके घरों से पीट पीट कर बाहर निकाला गया, घरों को आग के हवाले कर दिया गया, और अपने ही घर से लोगों को पलायन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के सपोर्टर थे। और स्थिति ऐसी बन गई कि वो अपने घरों में तब लौटे जब उन्होंने वहां के पाड़ा क्लब मस्तानों को, जिसकी जितनी हैसियत थी, उतने पैसे दिए, क्षमा याचना की, प्रायश्चित किया, और फिर वो अपने घरों में फिर लौट पाए। इस बार ऐसा लगा था कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो शायद कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा नहीं होगी, लेकिन इस बार जो हुआ वो अनप्रेसिडेंटेड है। यह हैरान कर देने वाला है कि इस बार तो जो सीएम का चेहरा है शुभेंदु अधिकारी हैं, जिन्होंने ममता बनर्जी को 2-2 बार चुनाव में हराया है, जिनकी वजह से आप कह लें कि बीजेपी एक रणनीति के साथ, एक ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया, और शुभेंदु अधिकारी को टारगेट किया गया ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि उनके निजी सचिव का मर्डर हुआ, और सोची समझी साजिश के तहत ये मर्डर अंजाम दिया गया। उनके क्लोज एसोसिएट है रथ, चंद्रनाथ रथ। 41 साल उनकी आयु है, और इन्हें कोई केवल आप एक निजी सचिव के तौर पर मत देखें। चंद्रनाथ रथ, जिन्होंने भारत की सेना में सेवा दी, वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। जब शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के नेता हुआ करते थे, उस वक्त उनका पूरा परिवार टीएमसी का सपोर्टर होता था। जब शुभेंदु अधिकारी बीजेपी में चले गए तो उनका पूरा परिवार शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी का सपोर्टर हो गया, और आज से नहीं, लगातार कई सालों से वो शुभेंदु अधिकारी के लिए काम कर रहे थे। उनके काम करने का तरीका, उनके प्रचार का तरीका, उनको मैनेज करना, कहाँ कितनी सभाएं हैं, उनके क्लोज एसोसिएट के तौर पर वो काम कर रहे थे। चंद्रनाथ रथ उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो केवल शुभेंदु अधिकारी के अंडर काम ही नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके मित्र की तरह थे। एक साजिश के तहत उनका मर्डर किया गया। ये मर्डर ये बताता है कि ये एक संदेश है शुभेंदु अधिकारी के लिए। अब इसका एक पहलू आप ये कह सकते हैं कि भाई भले ही सरकार बीजेपी की है, लेकिन सिस्टम अभी भी सिंडिकेट के हाथ में है। एक बड़ा इशारा हो सकता है। जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं, मैं उसके जरा एक एक करके नाम आपके सामने रख दूं। मध्यम ग्राम में चंद्रनाथ रथ का कत्ल किया गया, और जब आप वो तस्वीर देखेंगे एक सकरी सी गली में, जहां पर एक साथ 2 गाड़ियों का आना जाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
बाइक लगातार, एक कार लगातार उनकी गाड़ी का पीछा कर रही है, उन्हें ट्रैक कर रही है। पिछले कुछ दिनों से उनकी रेकी हो रही थी और इसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया। जैसे ही उस सकरी हुई गली से चंद्रनाथ रथ की गाड़ी निकलती है, उसके सामने से एक गाड़ी ओवरटेक करके जाती है और जहां पर वो गली पतली हो जाती है, उनकी गाड़ी को उस गाड़ी से ब्लॉक किया जाता है। हेलमेटधारी 2 लड़के लगातार ताबड़तोड़ तरीके से उनके ऊपर वार करते हैं, गोलियों की बौछार कर देते हैं। जानकारी के मुताबिक 16 राउंड फायरिंग उनके ऊपर हुई, उनके सिर पर, उनके पेट पर, उनके शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गोलियां लगी। उनके ड्राइवर बहुत बुरी तरह से घायल हैं, अभी उनका अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल ले जाया गया, चंद्रनाथ रथ को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। तो जिस तरीके से सोची समझी रणनीति के तहत ये कत्ल अंजाम दिया गया, इसे राजनीतिक हत्या ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर इसमें सिंडिकेट काम कर रहा है, ऐसा ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए? इतना ही नहीं, मधु मंडल का न्यू टाउन कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनका कत्ल किया गया। यादव बोर हैं, उदय नारायणपुर हावड़ा में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, यादव बोर का कत्ल किया गया। तो ये जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसके बाद इतना तो कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल का चरित्र नहीं बदल रहा और ये सीधा निशाना शुभेंदु अधिकारी पर है। शुभेंदु अधिकारी ने सालों तक ममता बनर्जी के साथ काम किया है। वो ममता बनर्जी की नस नस से वाकिफ है, रग रग से वाकिफ है, पार्टी के काम करने के तरीके से वाकिफ है, कौन कहां पर क्या घपला कर रहा है, ये पाड़ा क्लब कल्चर कैसे काम कर रहा है, उस पूरे तंत्र से वो वाकिफ है। इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी है इसके पीछे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के नेता हैं अर्जुन सिंह, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का नाम लेते हुए उन्होंने मीडिया से ये कहा कि आप अभिषेक बनर्जी को जानते नहीं, अभिषेक बनर्जी अपनी हार नहीं बचा पा रहे। अभिषेक बनर्जी को 7 साल पहले किसी एक पागल व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया था। अभिषेक बनर्जी अपना अपमान बचा नहीं पाए। अब कॉल अर्जुन सिंह, अभिषेक बनर्जी ने 7 साल तक उस गुस्से को पाला और जब उन्होंने मौका देखा तब उन्होंने उस व्यक्ति को पीस कर मार डाला। अब ये एक राजनीतिक आरोप हो सकता है, लेकिन अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो हम ये जानते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ये पाड़ा कल्चर, क्लब कल्चर, ये मस्तानों की टोली ये काम करती थी, कैसे टोलाबाजी वहां पर चलती थी। अब आप सोचिए जरा, शुभेंदु की सहयोगी की हत्या का संदेश दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने की ताकत रख रहा है, ये उसको संदेश देने का काम किया गया है, ये उसे डराने के लिए कदम उठाया गया है। अब इसमें एक एंगल घुसपैठ का भी हो सकता है, और घुसपैठ का एंगल कैसे हो सकता है कि हम जानते हैं कि जो पूरा बॉर्डर है जो पश्चिम बंगाल का बांग्लादेश से लगता है, तकरीबन 1600 किलोमीटर का ये जो बॉर्डर है, वहां पर फेंसिंग नहीं हुई है ठीक से, और बहुत आसान है बांग्लादेश से भारत में पश्चिम बंगाल में दाखिल हो जाना। और जो हमने पहले के इलेक्शंस में भी देखा था कि वहां से लोग दाखिल होकर आ गए, बोगस वोटिंग की और शाम तक बोगस वोटिंग करके वो वापस बॉर्डर पार करके चले गए, और अंदाजा लगाना मुश्किल था, उन्हें ट्रैक करना मुश्किल था, क्योंकि फिर बॉर्डर पार चले गए, बांग्लादेश चले गए, वहां पर आपका तंत्र तो है नहीं कि आप उनके नकेल कर सकें, उनकी गर्दन दबोच सकें। और कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें मारपीट से लेकर हिंसा से जुड़ी हुई घटनाएं हैं, मर्डर की घटनाएं हैं, जिसमें भाड़े के हत्यारों को बांग्लादेश से बुलाया जाता है, पश्चिम बंगाल में हिंसा कराई जाती है या मर्डर कराया जाता है, उसके बाद फिर बड़ी आसानी से वो लोग भागकर फिर बॉर्डर पार चले जाते हैं। बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल सरकार की होगी कि उस बॉर्डर को वो पहले सुरक्षित करें, उसकी फेंसिंग करें, उस पोरस बॉर्डर को इतना मजबूत बना दें कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशियों का दाखिल हो जाना वो नामुमकिन हो जाए।
और वो जो रेत की लूट होती है ना, जो वहां पर ये सिंडिकेट काम कर रहा है, क्राइम सिंडिकेट काम कर रहा है, उस पर नकेल कसी जा सके। तो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी की सरकार के सामने ये होने जा रही है। सत्ता बदलने के बाद जो ये धारणा है कि सब कुछ बदल जाता है, वो पश्चिम बंगाल में नहीं बदला है। और इसलिए पश्चिम बंगाल में इस तरीके की घटना सामने आई, जहां पर सोचिए जरा, किसी भी क्लोज एसोसिएट का कत्ल कर दिया गया हो। और ये आज तक किसी भी स्टेट की आप बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें, बिहार की बात कर लें, बिहार में भी कभी जंगल राज हुआ करता था, लेकिन कभी किसी नेता के सचिव की इस तरीके से पोस्ट पोल हत्या हो जाए जब सत्ता हस्तांतरित हो चुकी है, ऐसा कभी नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, राजस्थान में, गुजरात में कहीं नहीं हुआ, दक्षिण में कहीं नहीं हुआ, लेकिन ये पश्चिम बंगाल में हो रहा है। जिस तरीके के मैं रिएक्शंस भी देख रही हूं सोशल मीडिया पर, मैं चंद्रनाथ रथ की माता जी को सुन रही हूं। चंद्रनाथ रथ की माता जी कह रही हैं कि मुझे हत्यारों को फांसी नहीं दिलानी। वो रोते हुए ये बात कह रही है कि मुझे हत्यारों को फांसी नहीं दिलानी, लेकिन उन्हें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है पुलिस की, सीआईडी की। एसआईटी टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि कैसे वो न्याय दिलाती है। शुभेंदु अधिकारी रोते हुए बाहर निकले, उनकी तस्वीरें मैं देख रही हूँ, वो रोते हुए बाहर निकले। उन्होंने कहा कि एक सोची समझी साजिश के तहत की गई ये हत्या है और इसका पूरा प्लान तैयार किया गया, 2 से 3 दिन रेकी भी की गई है, पूरी योजना बनाकर इस कत्ल को अंजाम दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, हम शोक में डूबे हुए हैं। सोचिए जरा, पार्टी में कितना उत्साह था, कितने जश्न का माहौल था, और 9 तारीख को जब शपथ ग्रहण होना था तो उसकी तैयारी में अब बीजेपी के कार्यकर्ताओं को लगना था, नेताओं को लगना था, लेकिन उसी बीच इस हत्या को अंजाम दिया गया। जश्न का माहौल अचानक से फीका पड़ गया है। चाहे शमीक हो, शमीक भट्टाचार्य, वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जो है पूरा शक टीएमसी के ऊपर जा रहा है। लेकिन आप फिर ये कह सकते हैं कि भाई ये राजनीतिक आरोप है, लेकिन सवाल किसी राजनीतिक आरोप का होने का नहीं है। इस घटना को कौन अंजाम दे सकता है, किसे फायदा हो सकता है, ये सोचने की आवश्यकता है। एक और रिएक्शन मैं देख रही हूं, लोगों का उत्साह कितना था। एक बूढ़ी मां ने संकल्प लिया था कि जब तक कि तृणमूल कांग्रेस का शासन जाएगा नहीं, वो अपने बालों में कंघी नहीं करेगी। वो महिलाएं इतनी खुश थीं कि बीजेपी की सरकार आखिरकार आ ही गई। लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या करके एक माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि डर का वातावरण अभी खत्म नहीं हुआ है। बीजेपी के वोटर्स और कार्यकर्ताओं को खुशी में डूबने का अभी वो समय नहीं आया है। किसी के भी सिर पर तलवार लटक सकती है, किसी की भी जान जा सकती है, चाहे वो बीजेपी का कार्यकर्ता हो, नेता का पीए हो, पीएस हो। ये पश्चिम बंगाल का रक्त चरित्र है। इसलिए चाहे गृह मंत्री अमित शाह हैं, चाहे पश्चिम बंगाल की बागडोर जिस भी व्यक्ति के हाथ में जाती है, सबसे बड़ी चुनौती होगी पश्चिम बंगाल के इसी रक्त चरित्र को खत्म करने की। सबसे बड़ी चुनौती होगी इस पाड़ा कल्चर को खत्म करने की। सबसे बड़ी चुनौती होगी वहां के क्लब कल्चर को खत्म करने की, उन मस्तानों को उल्टा लटका कर सीधा करने की, जो आज तक पश्चिम बंगाल में खून की होली खेलते आए। अगर ये न्याय बीजेपी की सरकार कर पाई, तब तो असली परिवर्तन होगा, असल मायनों में बदलाव होगा। लेकिन अगर ये नहीं कर पाई बीजेपी, तो ये बदले की राजनीति पश्चिम बंगाल में यूं ही जारी रहेगी। आपकी इस पर क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एजेंडा विद मीनाक्षी में आज बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।